हेलो एवरीवन। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्टार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्ट में आप अगर एनसीईआरटीज़ देखोगे तो एनसीईआरटीज़ में जो स्टार्ट है वो तो आफ्टर औरंगजेब दी हुई है 1707 के बाद। लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हुई है। एंड ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने उस पर से सवाल नहीं पूछे, तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिस पर स्पेसिफिकली यूपीएससी ने सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो अब हम आज वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब जब भी आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी ना, तो हिस्ट्री में एक चीज़ प्लीज़ याद रखना, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये क्रोनोलॉजी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेगी, साथ ही साथ आपके लिए चीज़ें ईजी भी कर देगी। ठीक है, तो आप जब भी हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, चाहे एशियन पढ़ो, मिडाइवल पढ़ो, मॉडर्न पढ़ो, इवन आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में पढ़ो। इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे डिफरेंसेस आ रहे थे, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे थे, कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही थी। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में जो स्टार्ट होता है वो याद रखिए कि जो बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था, ठीक है, वो धीरे धीरे जो रोम था, ठीक है, वो वीक हो रहा था। उसी टाइम पे जो इस्लामिक रूलर्स थे वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, अरब्स। ठीक है, अब वो क्या रहा था, तुर्किश रूलर और वो खलीफा, ये सारे जब स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, तो यूरोप और इंडिया के बीच का जो रूट था, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू रेड सी, ठीक है, और लैंड रूट भी, ये दोनों रूट पे मोनोपोली थी इनकी, जिसकी वजह से यूरोप से एशिया कोई भी अगर गुड्स का कोई भी एक्सपोर्ट, कोई भी इंपोर्ट होता था, तो उसमें अरब्स मिडलमैन बन जाते थे। तो इसी वक्त पे जो आपका रिनाइसा आ रहा था यूरोप में, अब रिनाइसा आ रहा था तो उसकी वजह से स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन यूरोप में डेवलप हो रहा था। ठीक है, शिप बिल्डिंग में टेक्नोलॉजी जब बिल्ड डेवलप हो रही थी, तो शिप बिल्डिंग में एडवांसमेंट आया, नेविगेशन का एक्सपांशन हो रहा था। ठीक है, साथ ही साथ नई नई टूल्स, नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से कल्टीवेशन ईजी हो रहा था। ठीक है, और ये चीज़ें जब हो रही थी तो उसकी वजह से जो मार्केट की रिक्वायरमेंट थी, साथ ही साथ पैसा, इनकम भी ऊपर जा रहा था। तो जैसे जैसे इनकम ऊपर जा रहा था, तो मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी यूरोप की। तो ऐसे टाइम पे जब आपका शिप बिल्डिंग हो रही है, एक स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन है, तो एवरीबडी वांटेड कि भाई वो जो रेड सी है और या अरब्स वाला एरिया है यूरोप टू एशिया के लिए, उनको एक नया रास्ता चाहिए था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो ओरिएंटल लग्जरी गुड्स थे उसकी डिमांड बढ़ती चली गई। ठीक है, साथ ही साथ जो एक नया ओशन रूट फाइंड करने की जरूरत पड़ती चली गई, क्योंकि अरब्स की वजह से यहाँ पे ट्रेड करने में इश्यूज आ रहे थे। तब प्रिंस हैरी जो पोर्टुगल के थे, ठीक है, इनका इन्होंने पोप, रोमन के पोप से परमिशन ली थी। ठीक है, विच अलाउड इट कि टिल इंडिया वो सीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पोर्टुगल तब सबसे सामने था, साथ ही साथ स्पेन उनके साथ साथ था। तो तब एक ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसालिस हुआ था। इससे इन्होंने अटलांटिक के ईस्ट और वेस्ट के एरियाज को डिवाइड कर लिया था। इसलिए आप देखते हो कि स्पेनिश जो लैंग्वेज है ये मोस्टली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बोली जाती है। सिर्फ एक ब्राज़ील है जहाँ पर पोर्टुगीज बोली जाती है, बाकी पूरे साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्पेन की कॉलोनीज थी, और वेस्ट में इंडिया की तरफ और ये सारी तरफ पोर्टुगल की कॉलोनीज थी। अब इसमें एक और, बार्थोलोमेव डियाज जो थे पोर्टुगल, 1987 में इन्होंने फर्स्ट टाइम सर्कमवेंट करके केप ऑफ गुड होप को पहली बार सर्कमवेंट किया था, जिसकी वजह से न्यू रूट मिला था इंडिया। लेकिन ये 1987 में हुआ।
1987 के 11 साल बाद वास्को डी गामा पहली बार पहुंचे थे इंडिया में, कैलिकट में। कैलिकट अभी कोझिकोड है, ठीक है, कैलिकट इज कोझिकोड। सो दैट वाज द 1498 में द फर्स्ट टाइम जब वास्को डी गामा यहाँ पे कैलिकट में लैंड हुआ, 1498। ठीक है, आपको बस इतना जानने की जरूरत है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज जिमरिन थी जिन्होंने इनको पहली बार अलाउ किया था। ठीक है, अब इसके बाद 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आए, जिन्होंने पहली फैक्ट्री कैलिकट में अपनी इस्टेब्लिश की। अब ये याद रखो, यूपीएससी ने बहुत बार ये सवाल पूछा है कि कौन सी यूरोपियन पावर्स की कहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री थी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फर्स्ट फैक्ट्री पोर्तुगीज की कहाँ थी, कैलिकट। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा वापस आए और इन्होंने कर्नावूर में फिर से एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की। अब यूपीएससी ने एक ब्लू वाटर पॉलिसी पर सवाल पूछा था प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। ठीक है, अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले पोर्तुगीज गवर्नर बने इंडिया में, और इनको इनको काम दिया गया था कि आप पोर्तुगीज इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे। एंड ही स्टार्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी, जहां पे आप एक नेवल फोर्स सेटअप करते हो। ठीक है, बट अभी भी इनका जो मेन फोकस था वो ट्रेडिंग पे है, एज इन कोई पर्टिकुलर स्टैब्लिशमेंट्स करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ अपना रूट, अपने एक्सपोर्ट्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ब्लू वाटर पॉलिसी में दे वर ट्राइंग टू मेंटेन डोमिनेंस ओवर ऑल द अदर यूरोपियन पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद आए अल्फोंसो दे अल्ब्यू क्यूरेक्यू। अभी इसको अलग अलग जगह पे अल्बर क्यूरेस्क्यू भी कहा जाता है, इनका नाम भी थोड़ा अल्फोंसो दे अल्ब्यू क्यूरेस्क्यू भी कहा जाता है, तो इनका थोड़ा सा नाम हम जैसे इंडियंस को लेने की आदत होती नहीं है तो गड़बड़ होती है। ठीक है, अब ये माने जाते हैं रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन ईस्ट। क्यों, क्योंकि इन्होंने गोवा एक्वायर किया था। आप देख सकते हैं, एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। अब ये वाली इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, ही वॉज द वन हु अबॉलिश्ड सती। ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली पीवाईक्यू में आया हुआ है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, इवन इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये भी पीवाईक्यू का सवाल। ठीक है, अब देखो, जो जो अल्बुक्यर्क्यू थे, उन्होंने काफी सारे काम किए थे, जैसे ही अबॉलिश्ड सती। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे न्यू रोड्स बनाए, इरिगेशन, कैशनट, बेटर प्लांटेशन वेराइटीज ऑफ कोकोनट, मतलब इन्होंने काफी सारा काम किया यहाँ पे। अब ये वाला क्यों, क्योंकि यूपीएससी ने कैश्यू नट पे एक बार सवाल पूछा था। एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए गए थे, प्लांटेशन प्रोडक्ट्स, और उसमें से ये पूछा गया था कि इसमें से कौन से प्रोडक्ट्स है जो प्रोडक्ट्स इंडियन नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जहां से आपको आंसर्स मिलेंगे ऐसे। ठीक है ना, ही वॉज द फर्स्ट वन हु वांटेड हिज और हिज मेन टू सेटल डाउन इन इंडिया, इसलिए इन्होंने इंडियन वाइब्स करने के लिए इनकरेज किया अपने लोगों को। ठीक है, उसके बाद आए नीनो दे पुना। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर ही सीधा गोवा में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर इन्होंने अक्वायर किया द सेम फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। यही बहादुर शाह इवेंचुअली पोर्तुगीज के हाथों मारे भी गए थे। ठीक है, एंड ही सेटल पोर्तुगीज एट हुगली, हुगली इज कोलकाता। तो अभी आप देख सकते हो कि दोनों ईस्ट एंड वेस्ट पोर्ट पे आपको सेटल किया। नाउ यूपीएससी ने पोर्तुगीज या ऐसे पोर्ट्स पे सवाल पूछा है डायरेक्ट डायरेक्ट,
सो यू शुड नो कि मुंबई, दमन, दीव, गोवा, मैंगलोर, कन्नौर, कोची, कैलिकट, मैड्रास, मद्रास और अब चेन्नई, नागपट्टनम, आंध्र, हुगली, ये सब जगह पे था। ठीक है। मुंबई एक्चुअली पोर्तुगीज के पास था पहले, फिर डावरी में इट वेंट टू ब्रिटिश। ठीक है ना। यूपीएससी ने और एक सवाल पूछा था कि यूरोपियन पावर्स जो थी उनका क्रोनोलॉजी पूछा था। तो पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे। ठीक है। उसके बाद डच आए, उसके बाद इंग्लिश आया, उसके बाद डेन्स आए थे, एंड सबसे लास्ट में फ्रेंच और फ्रांस आया। ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी याद रखो, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है ना। डच जब आए, ठीक है, तो पहली जो फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की 1605 में। अब ये डेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने फिर नागापट्टनम जो था नियर मद्रास, वो कैप्चर किया फ्रॉम पोर्तुगीज। पुलिकट में फैक्ट्री लगाई फिर। ठीक है। अब ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको फिर ये काम आएगा। ठीक है। कि मेन इंडियन एक्सपोर्ट्स से आते हैं इंडिगो। ठीक है। कहाँ से? यमुना वैली से, सेंट्रल इंडिया। टेक्सटाइल्स एंड सिल्क, बंगाल और गुजरात, कोरोमंडल, सॉल्ट, ओपियम एंड राइस। ठीक है। ये ओपियम बाद में जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था ब्रिटिश के लिए। इसी की वजह से आप 1813 और 1833 के भी जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें देखोगे, क्योंकि टी और ओपियम की वजह से ही चाइना के साथ काफ़ी ये चल रहा था, उनका टसल चल रहा था ना। थर्ड एंग्लो डच वॉर जो था, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश रिटेलिएटेड इन बैटल ऑफ हुगली, जहाँ पे इवेंचुअली डच पीछे हट गए। और इसके बाद जो डच थे ये मेजरली इंडोनेशिया के आसपास ही रहे। एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि इंडोनेशियन, मतलब उनको जो स्पाइसेस चाहिए बस वो स्पाइस के ट्रेड में थे, बहुत ज़्यादा वो फिर आगे आए। ठीक है। अब कैप्टन हॉकिंस पहली बार जहांगीर के पोर्ट में 1609 में। ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश ट्रेड स्टार्ट हुआ मसूलीपट्टनम में 1611 में हुआ। पहली फैक्ट्री 1613 में स्टैब्लिश हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये हो जाती है आपके लिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो थॉमस रो थे उन्होंने इस्टेब्लिश की थी फैक्ट्रीज एट आगरा एंड भरूच। ठीक है। फिर सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से उनको एक गोल्डन फरमान मिला था 1632 में। अब ये फरमान इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। दिस फरमान वेयर लाइक रिजोल्यूशन। ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आता है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है, वैसे ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जैसा था जो उनको सारे राइट्स दे देता था। ठीक है। अब जो इनके ट्रेड थे वो एक्सटेंड हो रहे थे हरिहरपुर, महानदी डेल्टा एंड एट बालासोर, उड़ीसा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन आती है फोर्ट विलियम, कलकत्ता। ये वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फोर्ट विलियम आप जब आगे पढ़ोगे तो हमारी हिस्ट्री में भी, मतलब आगे जाके जब वॉर्स होंगे, इवन फोर्ट विलियम को लेके भी वॉर्स होंगे, तो फोर्ट विलियम बहुत इंपॉर्टेंट था। हम इस पर आगे भी बात करेंगे। ठीक है। अब फारूक सियार फरमान आया मैग्ना कार्टा, और मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको क्योंकि इसने मेन राइट्स दिए थे जहाँ से जो ब्रिटिश पावर थी वो कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है। ईयरली पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज, और गुड्स के लिए दस्तक उनको अलाउ किए गए थे। ये दस्तक जैसे एक लाइसेंस जैसा था। ठीक है। तो जो फारूक सियार का फरमान था, फारूक सियार का फरमान इवेंचुअली लेट द फाउंडेशन फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे फिर आप जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ोगे
उसमें इट कंसोलिडेटेड एज अ रूलर, बट यहाँ पे इट कंसोलिडेटेड एज अ मेजर कंपनी। ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीजें थी कि क्या क्या अलाउ किया। ठीक है, ये सारी चीजें फरमान में थी। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कभार फरमान में क्या बोला गया था या क्या पूछा गया था, ऐसे करके आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए होंगे, तो आपको ये 4 स्टेटमेंट उस टाइम पे जानने होंगे। तो एटलीस्ट ये पढ़ के रखो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, अब ये वाला पढ़ लो। ठीक है, मनी भी मिंट करे जाने लगा एट बॉम्बे टू हैव करेंसी इन मुगल एम्पायर। ये भी अलाउ कर दिया था। अब ये सोचो, मतलब जस्ट आउट ऑफ सिलेबस के बाहर थोड़ा सा अगर सोचो, तो यहाँ से कितनी बड़ी पावर है। दिस अलाउड इंग्लिश या ब्रिटिशर्स टू गेट द फर्म होल्डिंग इन द इंडिया। अब उसके बाद आए फ्रेंच। फ्रेंच ने भी पहली फैक्ट्री सूरत में 1667 में इस्टेब्लिश की। डेन्स भी आए थे, लेकिन डेन्स का बहुत ज़्यादा कुछ रोल नहीं था, इसलिए हम डेन्स को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, डेन्स इज डैनिश। ठीक है ना। फिर इन्होंने नेक्स्ट मसूलीपट्टनम में 1669 में फिर एक टाउनशिप चंदर नगौर में इस्टेब्लिश की। ठीक है, ये काफ़ी सालों तक फ्रेंच के कंट्रोल में थे। ठीक है, अब इनके जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे, दैट वाज माहे, कराईकुल, बालासोर एंड कासिंदा। अब आप देखोगे कि जब ये सब कुछ हो रहा था, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज कि ये सारे यूरोपियन पावर्स, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज, डच, ये सब आपस में भी लड़ रहे थे पावर के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो हुआ, ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, एक चीज बताना भूल गया, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लैंड और ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच पावर थी। ठीक है, क्योंकि इनकी दुश्मनी जो थी वो यूरोप में भी चल रही थी, और उसका काफ़ी ज़्यादा रिपोर्कशन कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आ गया। ठीक है, अब जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था, ये एक्चुअली एक ऑस्ट्रियन वॉर हुआ था सक्सेशन के लिए, जिसमें इंग्लिश, ब्रिटिश और फ्रेंच अपोजिट साइड्स पे थे। ठीक है, और इसी का एक्सटेंशन हमारे यहाँ पे आ रहा था। ठीक है ना, इट एंडेड इन 1748। ठीक है, विद ट्रीटी ऑफ एक्सला चपल। अब ये वाली जो ट्रीटीज होती है, ट्रीटीज थोड़ी सी याद रखो, कई बार ट्रीटीज पूछी गई है यूपीएससी में। ठीक है, उसके बाद सेकंड कर्नाटिक वॉर हुआ। सेकंड कर्नाटिक वॉर में कोई भी जीत या हार नहीं हुई, लेकिन इसमें जैसे आप देख रहे हो कि इनकंक्लूसिव बट अंडरमाइंड फ्रेंच पावर इन सदर्न इंडिया। ठीक है, इसी में आप ड्यूप्लिक्स के बारे में भी सुनोगे, और ड्यूप्लिक्स इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बारे में आप आगे पढ़ते हो कि ब्रिटिशर्स ने सब्सिडरी अलायंस यूज की, लेकिन उसके फाउंडर ड्यूप्लिक्स थे, जो फ्रांस के ये थे। तो जब भी आप पढ़ते हो, तो ये भी याद रखो कि कौन सी पॉलिसीज किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, उसकी वजह से कौन से प्रिंसिपल स्टेट्स थे या एरियाज थे जो ऑक्यूपाई हुए, वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस के वजह सवाल पूछे गए डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। अब थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर वॉज अ डिसाइसिव वॉर, जिसमें इवेंचुअली ब्रिटिशर्स हैड द अपर हैंड एंड दे डिफीटेड फ्रेंच। साथ ही साथ यहाँ पे ये हुआ क्यों था, 7 ईयर वॉर्स, ये यूरोप में चल रहा था। अगेन यूरोप में जो हुआ उसका रिपोर्कशन यहाँ पे आया, इसमें भी रिपोर्कशन यूरोप से आया था। लेकिन जो सेकेंड वॉर था, ठीक है, इसका रीजन इंडिया में ही था। ये आपस की रंजिश में हुआ था बिकॉज ऑफ हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के सक्सेशन पे हुआ था।
अब आप उसको पढ़ोगे तो पता चलेगा थोड़ा। ओके। नाउ इसमें बैटल ऑफ वैंडीवॉश इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जहाँ पे डिसाइसिवली ब्रिटिशर्स जीते थे। ठीक है। फिर ट्रिटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस करके एक हुआ था जो ऑब्वियसली यूरोप में हुआ था, जिसने इवेंचुअली वॉर को एंड किया। यूरोप में वॉर एंड हुआ तो अपने आप यहाँ भी एंड हो गया। अब यूपीएससी ने डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट्स भी पूछे हैं कॉजेस ऑफ ब्रिटिश विक्ट्रीज, कि भाई ब्रिटिश यूरोप सारे यूरोपियन वॉर में ब्रिटिश क्यों जीता। ये प्री में भी पूछा गया है, मेंस में भी सवाल आ गया है। तो ऐसे चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब देखो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि बहुत सारी चीज़ें स्टेट लेड होने से बेहतर होती है, कुछ प्राइवेट होने से बेहतर होती है। तो जो फ्रेंच पावर थी, जो मेन कॉम्पिटिटर था ब्रिटिश का, वो स्टेट लेड था। तो उनके सारे डिसीजन लेने में, क्योंकि सारा कुछ सेंटर, आप पहले फ्रांस न्यूज़ जाती थी, फिर वहाँ से न्यूज़ आती थी, तो डिसीजन लेने में बहुत टाइम पड़ता था। बट ब्रिटिश इसमें ऐसा नहीं था, सब प्राइवेटली ओन था और डिसेंट्रलाइज था। तो उसकी वजह से कोई भी डिसीजन नीचे के इस पे भी, रैंक पे भी ले सकता था। ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। द ब्रिटिश कंपनी वॉज प्राइवेटली ओन एंड अदर कंपनीज वर इन जनरल स्टेट एंटरप्राइज। ऊपर से ब्रिटिश की सुपीरियरिटी बहुत ज़्यादा थी नेवल पावर में। ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहाँ आया था? ब्रिटिश ब्रिटेन में। ठीक है। तो उसकी वजह से उनके पास अपर हैंड था टेक्नोलॉजी का, साथ ही सुपीरियर मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन सोल्जर्स भी थे। ठीक है। उसके बाद इनकी जो गवर्नमेंट थी, स्टेबल गवर्नमेंट एट होम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। आपकी पॉलिसीज में शिफ्ट नहीं आते। अगर आप देखोगे सेकंड कर्नाटिक वॉर में डुप्लिक्स को, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनको भी इवेंचुअली पनिश किया गया था जस्ट बिकॉज उनके वजह से लॉसेस हुए थे फ्रांस में। तो सेंट्रल अथॉरिटी होने की वजह से ही वॉज पनिश्ड। लेकिन ब्रिटिश या ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज, इनके ब्रिटेन में ना बहुत ज़्यादा रिलीजन को लेके इनमें बहुत ज़्यादा जील नहीं थी कि भाई हमको मिशनरी काम करने हैं, ये करने वो करने हैं। ये 1803 तक आप नहीं सुनोगे। ठीक है। जो 17 पिट्स एक्ट के बाद तक, तो आप पिट्स एक्ट तक नहीं सुनते। पिट्स एक्ट के बाद मिशनरीज को अलाउ किया था बाद में, इफ आई एम करेक्ट तो 1803 है या 1813 है, दोनों से। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने डेट मार्केट का फंड, इनकी इसमें क्या हो रहा था ना कि ये डेट मार्केट जो बॉन्ड्स और इसका, हम जो आज हम मार्केट सेंसेक्स वगैरह देखते हैं, तो उसके अर्ली स्टेज में जो भी मार्केट वर्क करता था प्राइवेट फंडिंग और डेट लेके बहुत अच्छे से उसको यूज किया था। तो इनके साथ क्या हो रहा था ना कि इनकी वॉर एक साइड पे चल रही थे और ट्रेड दूसरे साइड पे कंटिन्यू था, जिसकी वजह से इनको कहीं पे भी फाइनेंशियल लॉसेस नहीं हो रहे थे। जो डुप्लेक्स वाला इश्यू मैंने आपको बताया, उसमें फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे बहुत ज़्यादा फ्रांस को, जिसकी वजह से डुप्लेक्स को पनिश किया गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जैसे स्प्रेड ऑफ रिलीजन वाला, जील वाला था ना, ये पोर्तुगीज ने बहुत किया था, जिसकी वजह से लोग जो थे वहाँ पे वो भी बहुत गुस्सा गए थे उनसे। तो ऐसा कोई भी रिपोकशन 1813 1813 तक वगैरह ब्रिटिशर्स को तो नहीं देखना पड़ा था, जिसकी वजह से दे कुड फोकस ऑन वॉर एंड ट्रेड ऑन। तो वो अपनी पावर को बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर पा रहे थे। ठीक है। तो इस चैप्टर में से यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यही नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे। आप इतना पढ़ के भी जाओगे तो इट विल सफाइस।